40,000 रोहिंग्याओं को देश निकाला। देश के हर जिले में रोहिंग्याओं की घुसपैठ। यूपी में 6 महीने में 300 रोहिंग्या गिरफ्तार। सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से देश में 40,000 रोहिंग्या हैं, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या लाखों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि रोहिंग्या म्यांमार से हिंदुस्तान तक कैसे घुसपैठ करते हैं। म्यांमार से एक दलाल रोहिंग्या को बांग्लादेश पहुंचाता है, फिर बांग्लादेश में चोरी छुपे रोहिंग्या कुछ दिन बिताते हैं। इसके बाद दूसरा दलाल रोहिंग्या को बांग्लादेश बॉर्डर पार कराता है। पहले इन्हें बंगाल के सीमावर्ती जिलों कूच बिहार, मालदा और मुर्शिदाबाद में एंट्री कराई जाती है। इसके बाद तीसरा दलाल इन्हें देश के अलग अलग जिलों में भेजता है, लेकिन तीनों ही दलाल अपने बॉर्डर पार नहीं करते। भारत में पहले से घुसपैठ कर चुके रोहिंग्या इन्हें स्थानीय स्तर पर शेल्टर देते हैं और काम दिलाते हैं। इसके बदले में उनसे पैसा लिया जाता है। म्यांमार के रखाइन प्रांत से भागे रोहिंग्या कभी चीन नहीं गए, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस आए। इसकी वजह है दो देशों की अलग तरह की राजनीति। भारत में लोकतंत्र के नाम पर सैकड़ों पार्टियां हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। बंगाल में वोट बैंक के लिए रोहिंग्या का इस्तेमाल शुरू हुआ तो ये बीमारी धीरे धीरे उन प्रदेशों में बढ़ती चली गई जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। इन्हें सियासी फायदे के लिए उन इलाकों में बसाया जाने लगा जहां मुस्लिम आबादी पहले ही ज्यादा है। इससे चुनावी खेल पूरी तरह से बदल गया। बंगाल चुनाव में भी यही देखने को मिला। वहां घुसपैठियों को मार भगाने वाली राष्ट्रवादी सोच हार गई, जबकि घुसपैठियों को दाना पानी देने वाली नीति जीत गई। यही वजह है कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसपैठियों पर नरम रहती हैं और सीएए पर गर्व। हैदराबादी भाईजान को रोहिंग्या से हमदर्दी, राजनीति के लिए देश से गद्दारी। रोहिंग्या मुसलमान चाहे दिल्ली में रहें या हैदराबाद में, हर जगह सिरदर्द हैं। चोरी, झपटमारी, दंगा करना इनकी फितरत है। ओवैसी जैसे नेताओं को उनमें कोई बुराई नहीं दिखती। हद तो तब हो जाती है जब रोहिंग्याओं की तुलना ओवैसी दलाई लामा और सिंध से आए हिंदू शरणार्थियों से करने लगते हैं। जाहिर है ओवैसी को रोहिंग्या में वोट बैंक दिखता है।